नमस्कार साथियों, आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुए हैं 2024 के, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा, किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न आए, क्या क्या एग्ज़ाम में नया पूछा गया, क्या पुराना था, उसको लेके एक चर्चा को लेके और साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि इस बार के एग्ज़ाम को लेके दर्पण सिविल सर्विसेज का एक नया प्रयास था। दर्पण पब्लिकेशन के रूप में पहली बार हमने किताबें लाए थे। इससे पहले नोट्स के फॉर्मेट में हमारी अलग अलग किताबें आती थी। तो हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया था उसका मूल्यांकन ये होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में उन किताबों से कितने प्रश्न आए, क्या आप उन प्रश्नों को सही से अटेंड कर पाए, आप उनके उत्तर लिखने की स्थिति में थे या नहीं थे, वो मूल्यांकन वहाँ से हो पाता है। तो हम अपना स्वयं का मूल्यांकन, अपने पब्लिकेशन का मूल्यांकन और इसमें बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी के साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक टीचर के नाते, एक कंटेंट के कलेक्शन करने के नाते और आपको बेहतर प्रस्तुत करने के नाते, साथ ही साथ आप एक अभ्यर्थी के नाते अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसमें आप पढ़ सकते हैं जिससे आप आगामी एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे से, जो 2025 में 2026 में होंगे, उनको बहुत अच्छे से कवर कर सकें। तो उसके लिए आज उपस्थित हुए हैं। चूँकि आपको सभी को पता होगा कि दर्पण पब्लिकेशन जो है वो मेंस के एग्ज़ाम में या किताबों के फॉर्मेट में पहली बार किताबों के फॉर्मेट में आया। इससे पहले हमारा जो था लगातार क्लासेस होती रही थी, नोट्स थे, लेकिन हम किताबों के लेवल पे पहली बार मार्केट में आए थे, बच्चों के साथ गए और बच्चों ने बहुत अच्छे से हमें रिस्पॉन्स दिया। अधिकांश अभ्यर्थियों ने, जब मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध नहीं थी, सिलेबस चेंज होने के साथ, तो उसमें जो हमारी किताबें थी वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा सराही गई, उसको पढ़ाया गया, है ना। तो हमने भी ऐसा हुआ कि जब 2000 जनवरी के महीने में सिलेबस चेंज था तो दो विकल्प था कि क्या हम प्री की किताबें पहले लाएं या मुख्य परीक्षा की किताबें लाएं। तो उस कंडीशन में हमारे द्वारा, पूरी टीम के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हमें पहले मुख्य परीक्षा की किताबें ले आई जानी चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम था वो सितंबर में प्रपोज था और हमें इस बात का अनुमान था कि उस समय तक ज़्यादातर जो अभ्यर्थी मेंस परीक्षा दे रहे होंगे तो उनके पास उतना अच्छा कंटेंट, उतने बेहतर तरीके से कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो पहले मेंस की किताबें, चूँकि प्री में तो बाकी जो साथी पब्लिकेशन वाले हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो अपना ला रहे हैं, हमें मेंस पे काम करना चाहिए। मेंस पे लगभग जनवरी से ये पूरा काम चालू हुआ था और वो लगभग एग्ज़ाम आते आते हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने कमिटमेंट किया था उसमें 75% हम सफल रहे। हमने कमिटमेंट किया था कि हम पूरे 8 किताबें ले आएंगे पेपर 1 से पेपर 4 तक। 8 तो नहीं आ पाई, एक लंबा प्रोसेस, जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन 8 की जगह 6 किताबें हिंदी माध्यम में आ पाई और लगभग वहाँ पे 4 किताबें इंग्लिश माध्यम में आई। लेकिन उनमें से जो किताबें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जो सिलेबस में बदलाव हुआ था, जिनको लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा चिंता थी, वो किताबें सबसे पहले आई। तो इसको एक उपलब्धि मानते हैं। जैसे जो नया सिलेबस था उद्यमिता वाला, व्यक्तित्व विकास वाला, प्रबंधन वाला, तो उसकी किताबें आई क्योंकि बच्चों को उसको लेके बहुत ज़्यादा डर था। वो किताब सबसे पहले आ गई ताकि स्टूडेंट ने उसमें कमांड बनाई और बहुत अच्छी कमांड बनाई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे समाजशास्त्र की किताब आई। समाजशास्त्र की किताब अगर हम देखें तो बच्चों में उसको लेके भी बहुत ज़्यादा दुविधा थी, वो किताब से उन्होंने बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर पाया। उसके बाद अर्थशास्त्र की किताब, विज्ञान की किताब, ये किताबें सबसे पहले लाए ताकि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर पाए। और ज़्यादातर कैंडिडेट ने उनको पढ़ा और मुझे लगता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम अभी दिया होगा शायद उनको इस बात से एक वो भी लगा होगा कि वो अपनी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये हमारी एक जर्नी रही। इसमें मैं था, धीरेन्द्र सर हैं, शुभम सर हैं, सुमन जी हैं, तो हम सब लोगों ने एक सामूहिक प्रयास किया कि आपको बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर सके। बाकी पब्लिकेशन की भी किताबें आई, सभी अपने अपने स्तर पर काफ़ी बेहतर थे, सभी अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि अलग अलग अपनी एक यूनिकनेस लाने का इसमें थोड़ा सा प्रयास किया था। वो यूनिकनेस पहला ये था कि कंटेंट बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में दिया। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, एक बात। दूसरा कि हमारा साथ ये था कि हमने पूरी 5 यूनिट को एक साथ यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, अर्थात आपकी केवल एक किताब पढ़ेंगे और 5 यूनिट कवर हो जाएंगी।
और कवर ऐसा होगा कि होलिस्टिक वे में लगभग एक जो पर किताब है वो आपकी ये जो है वो 500 पेज 600 पेज 700 पेज तक की किताबें हैं, उनमें आप पढ़ोगे तो पांचों यूनिट पूरी समग्रता के साथ कवर होती है। और ये बात पहले थोड़ा डाउट से बोल सकते थे कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन चूंकि अब तो एग्जाम हो चुका है, पेपर आ चुका है, उस पेपर के आने के बाद भी हम बोल सकते हैं कि हाँ हम उसमें पूरा सफल हुए हैं। तो उस सफलता को हमने एक साथ क्लब करने का ये वेरिएशन लाया और इसमें बेहतर सफल हुआ। इससे पहले आपने दर्पण की किताबों को अलग अलग स्तर पर देखा होगा, जैसे हमारी एक PYQ की किताब आती है, वो भी पूरी होलिस्टिक तरीके से 1989 से 2021 तक लाने का प्रयास किया था। होलिस्टिक तरीके से जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पुराने रिपीट होते, वो आपको सीधे सीधे वहां से देखने को मिले होंगे। तो जिस प्रकार से उस किताब को आपने स्नेह दिया था, वैसे ही आपने यहाँ पे भी स्नेह दिया और उसमें मुझे लगता है हमारा कुछ सफलता मिली। तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं उसमें रहेगा कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन थे, उनको कैसे बेसिक लिखा जा सकता था और कितने क्वेश्चन थे जिसको ये किताब कवर करवाती है। तो हमने ऐसा प्लान किया कि हम अलग अलग किताबों का डिस्कशन करते हैं और उनमें देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ कहाँ से ये प्रश्न आए हैं, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, आगे आप कैसे पढ़ेंगे उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं बोलूँगा चाहूँगा धीरेन्द्र सर भी अपना कुछ इनपुट इसमें देवें। धन्यवाद सर। हमारा जो आज के इस परिचर्चा का फॉर्मेट रहने वाला है उसमें पहले एक बेसिक फॉर्मेट ये रहेगा कि हम आज के इस वीडियो में सिर्फ हमारी एक पुस्तक की चर्चा करेंगे। इससे एक एक पुस्तक की चर्चा करने का मूल उद्देश्य है कि हम गहराई से हर बात को समझा पाएँ कि ये कैसे क्वेश्चन हमारी पुस्तक में कवर हुआ है। देखिए, इस बार के पेपर में पैटर्न में एक थोड़ा सा बेसिक चेंज देखने को मिला जो कि कई वर्षों से चला रहा था, बट इस बार वो ज़्यादा बढ़ा। वो था एनालिटिकल प्रश्नों की संख्या का बढ़ना। एनालिटिकल प्रश्नों की जो संख्या होती है, यदि वो उनकी संख्या बढ़ती है तो इस बात को स्वाभाविक तौर पे मान के चलिए कि आपको कंटेंट एज इट इज टू द पॉइंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जो दिया हुआ है उसी को आपको क्या करना पड़ता है, एक्युमुलेट करके अपने प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है। तो हम इस एक सिंगल वीडियो में आज जो चर्चा करने वाले हैं वह पॉलिटी की चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटी में हमारी हिंदी माध्यम की पुस्तक एग्जाम से लगभग 1 माह पहले उपलब्ध हो गई थी, लगभग डेढ़ माह पहले उपलब्ध 5 सितंबर के आसपास उपलब्ध हुई थी और एग्जाम 21 अक्टूबर तो आई थिंक सफिशिएंट समय था यानी कि बच्चों के पास। बिल्कुल तो ये लगभग 1.5 से 2 माह पहले उपलब्ध हो गई थी हमारी पुस्तक, तो एक लंबा समय मिल जाता है पढ़ने को लेकर के। हाँ, इंग्लिश माध्यम में अभी हमारी पॉलिटी की पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो उसके लिए अभी प्रयास चल रहा है। लेकिन हमारा हिंदी और इंग्लिश माध्यम की पुस्तकों में एक मेजर जो समानता है वो ये है कि हमारा हिंदी और इंग्लिश माध्यमों का कंटेंट पुस्तकों का 100% सेम रहता है। हम उन्हीं को ट्रांसलेट करके अपनी इंग्लिश पुस्तक बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम इस फॉर्मेट आज की इस वीडियो में अपनाने वाले हैं वो ये है कि 2 मार्कर, देन 7 मार्कर और देन 10 मार्कर हमारी पुस्तक में किस पेज नंबर में कहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो इसी में समझ लेते हैं एक बार कि पॉलिटी जो विषय है उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे पॉलिटी का पुराना पैटर्न था जो 2020 से चेंज हुआ था 23 तक, तो उसके पैटर्न में और इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ। पुराना जो था वो लगभग पूरा रहा, उसमें से केवल पब्लिक एड को हटाया गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि MP वाला जो पोर्शन है 2 यूनिट वो जोड़ा गया। तो सबसे खास बात हमारी ये है कि हमारा जो MP वाला पोर्शन था जिसमें यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 होलिस्टिक तरीके से जोड़ा गया, इसको इस प्रकार से रखने का प्रयास किया था कि आप इसको पढ़ते हैं तो मेंस तो आपका कवर होता ही है ना, मेंस तो आपका कवर होता है, लेकिन पॉलिटी में जो प्री होता है आपका वो भी यहाँ पे बेहतर तरीके से कवर हो रहा था, तो वो रखने का प्रयास किया था। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके प्रश्न आते हैं कि कौन से प्रश्न स्पष्टता मिले और कौन से प्रश्न स्पष्टता नहीं मिले, और उनके उत्तर देखो एक आंसर राइटिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रफ तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या लिखा जाना चाहिए, इस किताब के आधार पर ये आपको बताएंगे। तो वो बताने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसे पहले प्रश्न धीरेन्द्र सर बताएंगे। मैं आपको प्रश्न बताते जाऊंगा हाँ? और हम उसके बाद उसको पुस्तक में किस पेज नंबर में कहाँ पे कैसा दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे पॉलिटी में 2 मार्कर में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ था संविधान की प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। ओके, तो संविधान की प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के जैसे आप ये हमारी MPPSC मेंस की राज्य व्यवस्था की किताब है, ये आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम हो गई। इसका इंग्लिश पूरा प्रूफरीडिंग हो गई है, कुछ दिनों में प्रिंट हो गए, वो भी आएगी। तो अभी हिंदी की किताब है तो उस पर देखते हैं। तो हिंदी की किताब में आप पेज नंबर 11 को देखते हैं। इसमें चूंकि अभी हमारे पास एडिटिंग की ये हमारी कमियां हैं, अभी हमारे पास एडिटिंग की उतनी अच्छी टीम नहीं है तो हम इसको लगवा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप ये इस प्रकार से देखें।
तो पेज नंबर 11 पे आपको प्रारूप समिति के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। प्रारूप समिति क्या थी, उसका क्या गठन हुआ, उसका महत्व क्या था, और उसी प्रारूप समिति में आप प्रारूप समिति के 6 सदस्य देखते हैं, जिनमें 7 सदस्यों के नाम थे। आपको कुल 4 सदस्यों के नाम थे। तो ये एकदम फैक्चुअल प्रश्न था, लगभग हर किताब में मिलता है, लेकिन बेसिक अगर हम इसमें देखें तो हर एक जगह पे मिलता है। पढ़ाने के दौरान भी बड़ी आसानी से बताया जाता है कि भाई 7 में से 4 क्या है, कृष्ण के नाम है। तो हर व्यक्ति को पता है, लेकिन तो भी प्रश्न यहाँ पे सीधा सीधा आपको लिखा हुआ मिलता है, दिया हुआ था। जी जी जी। दूसरा प्रश्न था सर 2 मार्कर में कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? ओके, ये सब भारतीय संविधान की उद्देशिका की बात की गई। अगर हम उद्देशिका पे चलते हैं तो आप देखेंगे, हाँ, प्रस्तावना या उद्देशिका पेज नंबर 37 पे हम देखते हैं। तो 37 में हमें आता है न्याय, जो भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के न्याय के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात हमारा संविधान करता है। पेज नंबर हम करें 43, तो 43 पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय यहाँ पे बात किया गया। राजनीतिक न्याय है क्या, राजनीतिक न्याय का वर्णन कहाँ पे किया गया, या पेज नंबर 43 में बहुत स्पष्ट भाषा में बोला गया कि राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है राज्य के समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, चाहे वो राजनीतिक दलों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। तो इस पर तरीके से यहाँ पे दिया गया। जब आप लिखते भी हैं तो परिभाषाएं लिखते हैं, फिर अपन उसके साथ क्या लिखते हैं, उसके साथ आर्टिकल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में भारत में राजनीतिक न्याय का सबसे बेहतर उदाहरण है वोट देने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति है, वयस्क नागरिक होगा, वोट देने का अधिकार, तो आप उसको वोट देने का अधिकार को एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत बढ़िया। तो परिभाषाएं लिखना सटीक प्लस एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना, तो ये आपको पेज नंबर 43 पे मिलेगा। एक क्वेश्चन था सर 2 मार्कर में कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 2 नई न्यायपीठें कौन कौन सी हैं? ये एकदम हम इसको स्वीकार करेंगे कि ये जो प्रश्न है वो हमारी किताब से बिल्कुल नहीं आया। ये जो प्रश्न है वो करंट से रिलेट करते हुए, एग्जैक्ट करंट नहीं बोलेंगे, समय समय पर अलग अलग न्यायपीठें बेंचेस गठित होती है, तो उनके बारे में पूछा। देखिए 2 चीजें, एक होती है खंडपीठ और एक होती है न्यायपीठ। तो खंडपीठ तो हमारे यहाँ पर केवल दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर, जैसे अभी कुछ समय पहले संवैधानिक पीठों का गठन किया गया था, उन संवैधानिक पीठों से संबंधित स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया था, जिसका उल्लेख इस किताब में नहीं किया गया। लेकिन अगर आप करंट को लगातार पढ़ते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न मिल जाते हैं। पूरा पीएससी के पेपर में देखेंगे तो ऐसे 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे जो एकदम करंट बेस पे आए। ये प्रश्न एक रहा, मुझे लगता है कि अधिकांश अभ्यर्थी इसको स्पष्ट तरीके से तो नहीं लिख पाए होंगे, लेकिन हमारे पास भी इसकी एक कमी रही है ना, तो ये हमारी एक कमी थी इसकी। एक क्वेश्चन था सर 2 मार्कर में कि अनुच्छेद 149 का प्रावधान भारतीय संविधान में इस संबंध में किया आर्टिकल 149। तो जैसे आप पेज नंबर 178 पे देखते हैं, पेज नंबर 178 पे आप देखते हैं तो 178 पे आपको अनुच्छेद 149 स्पष्ट दिया है। अगर आप हमारी किताब को जब देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आर्टिकल 148, 149, 150, 151, 279 इनका सभी का विस्तृत उल्लेख किया गया है। जैसे 149 में कि भाई सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां क्या होंगी, उनके बारे में उल्लेख किया गया, तो स्पष्ट तरीके से यहाँ पे मिला। और यही प्रश्न इससे मिलता जुलता पिछले साल जो आया था वो प्री के एग्जाम में भी आया था, 2019 में पूछा। हाँ, ये सेम प्रश्न प्रीलिम्स में भी आया था, वो प्रीलिम्स में भी होगा, मेंस में भी वही प्रश्न आपको आया। एक क्वेश्चन था सर भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक तत्व क्या क्या हैं? ठीक है, तो मतदान व्यवहार एक सामान्य प्रश्न है। मतदान व्यवहार पे तो काफी कुछ लिखा गया है कि भाई मतदान व्यवहार होता क्या है, किस प्रकार से मतदान व्यवहार को निर्धारित किया जाता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन किया गया था, तो उसी टॉपिक के अंतर्गत हमने यहाँ पे मतदान व्यवहार को वो दिया है। और मतदान व्यवहार से संबंधित जो हिस्सा होगा उसमें आपको लगभग 1 पेज में ये पूरा टॉपिक डिटेल से यहाँ पे दिया गया है। मैं एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये मतदान व्यवहार, भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार। तो मतदान व्यवहार को अगर हम देखें तो हमने इसमें बहुत डिटेल से इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया था। मतदान व्यवहार का मुख्य परीक्षा, मतदान व्यवहार की अवधारणा क्या है, मतदान व्यवहार की विशेषताएं क्या है, कारक क्या है। तो मतदान व्यवहार के निर्धारित कारक, अब ये निर्धारित कारक जो लिखे गए वो टोटल आधे पेज में लिखे गए। जाति है, सामाजिक आर्थिक कारक, पहले सामाजिक आर्थिक कारक में जाति, धर्म, भाषा, धन, क्षेत्र, परिवार। राजनीतिक कारक वहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से राजनीतिक कारक होते हैं, तो उनमें राजनीतिक दलों की नीतियाँ, संगठन, प्रतिबद्धता, कोई भी 4 कारक आप वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख देते तो आपका ये प्रश्न सीधे सीधे स्पष्ट आपको कवर हो जाता। तो ये बात हमने यहाँ पे
10 आया था इस प्रश्न को। एक क्वेश्चन है सर, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, जी सिविल सोसाइटी वाला प्रश्न लगातार आता रहा है, एक लंबे समय से सिविल सोसाइटी का प्रश्न आता है और सिविल सोसाइटी के प्रश्न को भी सीधे तरीके से हमने यहाँ पे दिया था कि भाई सिविल सोसाइटी होती क्या है और सिविल सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से किया जाता है। तो सिविल सोसाइटी के प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से इसमें जन भागीदारी वाले टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। सर ये हमारा 264 के आधार पे आप इसको देख सकते हैं इन्हें के, ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक सर, राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सहभागिता, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व के जो टॉपिक है, लोकतंत्र और लोकतंत्र के बाद राजनीतिक सहभागिता। तो एक तो यहाँ पे दिया है कि निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, और नागरिकों की भागीदारी के साथ ये जन भागीदारी वाला टॉपिक है, इसके अंदर राजनीतिक सहभागिता को समझाया गया कि राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, उस हिसाब से इसको दिया गया था। एक क्वेश्चन था सर, वयस्क मताधिकार के 4 गुण लिखिए। वयस्क मताधिकार, देखिए अब ये वयस्क मताधिकार के 4 गुण स्पष्ट तरीके से तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जब इसको आप पूरी तरह से पढ़ते हो लोकतंत्र को, किसी भी टॉपिक को, तो वयस्क मताधिकार को हम ये समझते हैं, जब लोकतंत्र को पढ़े, जन भागीदारी को, तो उसके गुण आपको स्पष्ट समझ आते हैं कि भाई वयस्क मताधिकार में समानता का अधिकार होता है, समानता के आधार पर हर व्यक्ति मत दे सकता है। दूसरा, यहाँ पे कोई भेदभाव का निषेध होता है, एक निर्धारित आयु सीमा होती है जो 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है, और ये सभी को प्राप्त होता है, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं होता। देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस अधिकार का उपयोग करता है। तो ये 4 बिंदु थे, ये सीधा इसी फॉर्मेट में नहीं लिखा, लेकिन इसको भी आप अगर इस विषय को पढ़ते हो, वैसे एक बहुत सामान्य है ना, सामान्य प्रश्न है, इसको आप सीधे सीधे देख सकते हो इन्हें की। एक क्वेश्चन था सर, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार। अच्छा, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग, हाँ ये सीधा सीधा कौटिल्य का प्रश्न है, उसको अगर हम देखेंगे तो वो स्पष्ट तरीके से आपको कौटिल्य को जब हम पढ़ते हैं तो कौटिल्य के अनुसार, ये पेज नंबर 285 है, ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, धनबन दुर्ग और वन दुर्ग, ये यहाँ पे दुर्गों के किले बताए गए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जल दुर्ग होते हैं जो जंगल में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं, या जो वनों से घिरे होते हैं। इस प्रकार के 4 दुर्गों को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया था, वो आपको सीधा सीधा देखने को मिला होगा है। देखिए हाँ प्रश्न था सर, मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को जो 4 विधानसभाएं मिला करके नई विधानसभा बनी, वो 4 विधानसभाओं के मध्य प्रदेश में जो 4 विधानसभाएं थी, वो 4 विधानसभाएं कौन कौन सी थी, उनको मिला के मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया है। तो ये प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया। अगर आप इसमें देखें तो मध्य प्रदेश विधानसभा को हमने डिटेल से बताया है, और मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर हमने चारों विधानसभाओं को यहाँ पे बताया कि भाई ये बिंदु की विधानसभा थी, भोपाल की विधानसभा थी, मध्य भारत विधानसभा थी, सीपीएन बराड़ की विधानसभा थी। पेज नंबर 405 और 406, इन दोनों पे ये विधानसभाओं के नाम आपको स्पष्टता देखने को मिलता है। जब आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य में विधायिका का विकास क्रम, तो वहाँ पे 104 और 105 में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन सर, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया ओके, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति जो है, उनके संदर्भ में डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है राज्यपाल की, उनका उपबंध कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जब हम राज्यपाल वाले टॉपिक को देखते हैं, तो राज्यपाल वाले टॉपिक में एक तो आपके पूरा आर्टिकल है, इसमें भी मिलेगा, साथ ही साथ जो हमने उनकी विभिन्न शक्तियां बताई गई हैं, राज्यपाल की विधायी शक्ति है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां दी गई है, और उसके साथ आर्टिकल दिया गया है एक, है ना। और साथ ही साथ आप देखो तो पेज नंबर 376 पर आर्टिकलों का स्पेशल मेंशन किया गया है, वहां पे भी आप इस बात को देख सकते हैं। 201 स्वविवेकीय शक्तियों के साथ आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की समिति में कौन कौन होते हैं? ठीक है, ये एक बेसिक टॉपिक था जो सतर्कता आयोग से लेके आया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग वाला। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना जब हम देखते हैं तो संरचना में इनकी नियुक्ति समिति का उल्लेख हमें मिलता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना क्या रही और उस संरचना की नियुक्ति समिति क्या रहेगी। ये आप पेज नंबर 436 पर देखते हैं कि भाई नियुक्ति तो अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनती है, समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं, ये लिखा हुआ। तो आपको बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति समिति राष्ट्रपति करता है, लेकिन समिति में कौन कौन होते हैं ये पेज नंबर 436 पे आपको मिलेगा, है ना। जी जी। एक क्वेश्चन था सर, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना अच्छा होता है? देखिए, मुख्य सचिव के संदर्भ में हमने बहुत डिटेल से दिया, जिन्होंने किताब को पढ़ी होगी वो इस बात को बताएंगे। देखिए, मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो स्पष्ट नहीं होता, मतलब निर्धारित नहीं है ना। उसका कार्यकाल क्या है, उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। उसकी एज लिमिट है कि एक निर्धारित 62 वर्ष की एज होगी, तब वो क्या होंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखो
तो अगर मैं ये बात देखते हैं जिसमें पेज नंबर आपको जो मिलेगा पेज नंबर 462, तो पेज नंबर 462 में इन चीज़ों को दिया गया है ना। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ कि कार्यकाल, तो यहाँ पे कार्यकाल जैसा शब्द तो यूज़ नहीं किया गया, लेकिन अगर सामान्य रूप से आप देखोगे तो 62 साल की उम्र हो रहती है ना। इसमें आगे एक शब्द मिलेगा कि 62 साल की उम्र में इसको क्या कर दिया जाता है, रिटायर्ड मिल जाता है। तो अगर आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो वो शब्द आपको निश्चित तौर से यहाँ पे मिलेगा, यानी कि है ना। पूरे मुख्य सचिव का कार्य, उनके प्रावधानों को हमने मेंशन किया है। एक क्वेश्चन था सर, मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति समूह पर प्रकाश डालिए। हाँ, पिछड़ी जनजाति समूह, शायद ये प्रश्न एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दिया जो हमारी बेगा, सहरिया और भारिया, लेकिन आप सोशियोलॉजी की किताब जब पढ़ते हैं, सामान्य रूप से जब प्री आप निकालते हैं तो उसमें इन शब्दों को बहुत बेहतर तरीके से आपने पढ़ा होगा, यानी कि। इसके बाद है लाडली बहना योजना की क्या उद्देश्य? ओके, लाडली बहना योजना, आप सोशियोलॉजी की किताब में एक प्रश्न आपको मिल जाएगा जो महिला सशक्तिकरण है उसका टॉपिक है, लेकिन सोशियोलॉजी में हमने कवर किया। लाडली बहना का जो उद्देश्य है वो आप सब जानते हो, है ना। लाडली बहना योजना एकदम बेसिक वाले थे, बहुत बेसिक हैं। ऐसा नहीं कि हमारी किताबों में कवर नहीं है, लेकिन जैसे पॉलिटी में नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको किसमें मिलेंगे? सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी किताब में बड़ी डिटेल में उसको कवर किया गया है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड था। यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से क्या है कवर करके किया है, तो ये सोशियोलॉजी में था। तो ये हमारे हुए 2 मार्क के प्रश्न। तो आप जैसे बता पाए तो लगभग एक मुख्य सचिव के कार्यकाल वाला प्रश्न सीधे प्रत्यक्ष तरीके से इसमें एक नहीं मिला है। दूसरा, अगर हम देखें तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 नई न्यायपीठ कौन सी है, तो ये प्रश्न तो एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रश्न तो कहीं पे भी नहीं मिला होगा, लेकिन जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 62 वर्ष होता है। वो स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा। जब आप प्री पढ़ते हैं तो उस समय पे आपने पढ़ा होगा, या उस समय पेपर देने से जस्ट पहले 1 नवंबर को हमारे नए मुख्य सचिव गठित हुए, तो न्यूज़पेपर में तो ये चर्चा लगातार आई होगी। तो ये करंट से भी जुड़ा एक मुद्दा मान सकते हैं, नहीं? जी सर, ठीक है। 7 मार्कर में चलते हैं सर। हाँ। 7 मार्कर में पहला प्रश्न था, पर्यावरण एवं महिलाओं से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिखिए। ओके, देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने जो वर्गीकरण किया, जो कन्वेंशनल वर्गीकरण होता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, लेकिन इसके अंदर आप पढ़ते हैं जैसे आर्टिकल 39 के बाद आर्टिकल 41, 42, 46, 47 और 48 जो है वो कहीं ना कहीं 48A भी ये महिला और पर्यावरण से संबंधित है। तो ये प्रश्न सीधा सीधा नहीं था, लेकिन आप अगर इसमें पढ़ेंगे, केवल एक बार में पढ़ेंगे तो आपको सीधा समझ आ जाएगा। ये टॉपिक ऐसा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है वो हमने डिफरेंट टाइप से किया है। प्रश्न में वर्गीकरण डिफरेंट टाइप का पूछा गया है। कवर्ड सब कुछ है, सभी आर्टिकल लिखे हैं, सब डिटेल में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन पढ़ने के दौरान जब आपने पढ़ा होगा तो इसी प्रकार का वर्गीकरण आपने हर जगह पढ़ा होगा, जो ऐसा हमारी पुस्तक में है, लेकिन उसमें से आप आर्टिकल अपना अपना छांट लेंगे अलग अलग, तो कोई महिला में फिट हो जाएगा, कोई पर्यावरण में फिट हो जाएगा, जैसे कि सर ने बताया अलग अलग आर्टिकल आपको। दूसरा क्वेश्चन था सर 7 मार्कर में कि भारत में गठबंधन की राजनीति से संघवाद मजबूत हुआ है, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये एक एनालिटिकल प्रश्न है। इसमें 2 चीजें, एक है संघवाद, एक है गठबंधन। तो हमारे अगर हम इसमें देखें तो हमने संघवाद वाले टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ संघवाद के डिफरेंट टाइप यहाँ पे बताए, और एक जगह जहाँ पे राजनीतिक दल बता रहा है वहाँ पे गठबंधन बनाया। तो आप अगर दोनों टॉपिक को पढ़ते हैं, संघवाद को पढ़ते हैं प्लस गठबंधन को पढ़ते हैं, तो दोनों को मिला के अपनी समझ के आधार पे ये एनालिटिकल प्रश्न है। जो बात शुरुआत में हुई थी कि प्रश्न ऐसे कि आप पढ़ रहे हैं, अपना ग्रेप्स कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आपने दोनों टॉपिक को पढ़ा होगा तो वह बहुत बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं। हाँ, ये बात बोलेंगे कि इसमें संघवाद भी भारतीय संविधान की विशेषता में बहुत डिटेल से दिया है। आगे भी संघवाद टॉपिक दिया केंद्र राज्य संबंधों के अंदर, और अगर हम वहां पे देखें तो गठबंधन जो है वो गठबंधन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक यहाँ पे आपके कवर हो रहे हैं। और प्रश्नों की संख्या जैसे जैसे एनालिटिकल होती जाएगी वैसे वैसे इस बात को पूरा मान के चलिए कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इस वर्ष यदि मोटा मोटा पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो एनालिटिकल क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है, लेकिन कंपेयर से अभी बात करते हैं भविष्य में ये और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे इन संख्या प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये पहली बात है नए सिलेबस में, और ये अच्छी बात है कि एग्जाम का स्तर थोड़ा सुधरेगा, और वो सुधरना भी चाहिए। जैसे सुधरेगा तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, 2 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन फिर उसको इंटरप्रेट करके लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है, हम मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। आप विश्लेषण कर पाए, चीजों को समझ पाए, वो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था सर हमारा 3rd क्वेश्चन 7 मार्कर में कि एक राष्ट्र एक चुनाव के सकारात्मक प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न सीधा सीधा हमारा निर्वाचन आयोग वाले टॉपिक में, ये निर्वाचन आयोग वाले टॉपिक में हमने इसको सीधा सीधा आपको दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होगा और उसके सकारात्मक पॉइंट क्या होंगे, नकारात्मक पॉइंट क्या होंगे, सारे पॉइंटों को
हमने इसमें बताने का प्रयास किया। दो चीजें, दो प्रश्न है। एक देश एक चुनाव, आप पेज नंबर देखेंगे 172, तो 172 पे आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव की क्या पृष्ठभूमि थी, क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है। एक तो ये पक्ष में तर्क पूछा, तो ये पक्ष में तर्क यहाँ पे सीधा दिया है। लगभग आपके जो है वो 7 पॉइंट यहाँ पे 9 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। एक दूसरा एक प्रश्न आगे आपको मिलेगा, देखिए ये प्रश्न है चुनाव सुधार वाला। तो इस पेज के जस्ट ऊपर 171 पे चुनाव सुधार पूछा कि संस्थागत चुनाव सुधार। देखिए वहां पे पूछा गया पिछले 3 दशकों में संस्थागत चुनाव सुधार, तो हमने संस्थागत चुनाव सुधार नहीं है, लेकिन भारत में 1996 से अभी तक जो चुनाव सुधार है उनको बताया। केवल उसके फॉर्मेट को आपको थोड़ा सा चेंज करना था, हेडिंग बदलना था, बाकी इसी कंटेंट को आप संस्थागत चुनाव सुधार के अंदर दिया जा सकता था कि कौन कौन से चुनाव सुधार भारत में हुए हैं, ये हम यहाँ पे कर सकते थे। तो ये हमारा रहा चुनाव सुधार से संबंधित प्रश्न। जी सर आगे। एक सर क्वेश्चन था 7 मार्कर का कि राष्ट्रीय एकता की समस्या के निराकरण हेतु 7 प्रयास बताइए। ये जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा अभी हम बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। प्रश्न की भाषा को समझिए। बोला राष्ट्रीय एकता की समस्या, है ना। प्रश्न की भाषा में हिंदी और इंग्लिश में बोलता हूँ, वो है राष्ट्रीय एकता की समस्या के निराकरण हेतु 7 उपाय इंगित कीजिए। मेंशन 7 सॉल्यूशन फॉर द रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो हमें जहां तक लगता है वो ये है कि राष्ट्रीय एकता एक समस्या तो है ही नहीं, तो हम उसका निराकरण क्यों करें। तो जो शब्द लिखा है उस शब्द पे लेके बड़ा एग्जैक्टली एक रिफ्रेमिंग करें यदि प्रश्न की, शायद ये प्रश्न मैं रिफ्रेम करता तो मेरे अनुसार ये प्रश्न होता कि राष्ट्रीय एकता के समक्ष विद्यमान समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव दीजिए। हाँ, ये ऐसा कुछ प्रश्न होता मतलब निकल रहा है प्रश्न का, तो शायद हमको लगता है कि ये मिसप्रिंट हुआ है या प्रूफ रीडिंग में गलती हुई है। मतलब ये प्रूफ रीडिंग में हो सकता है गलती है, आयोग की तरफ से शायद कुछ स्पष्टीकरण भी आए। मैं इसमें अगर बोलना चाहूँ तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि राष्ट्रीय एकता में समस्या के निराकरण या राष्ट्रीय एकता में क्या समस्या, समक्ष विद्यमान समस्याओं का निराकरण। हाँ, राष्ट्रीय एकता के समक्ष विद्यमान समस्याओं का निराकरण। तो कहीं ना कहीं प्रूफ रीडिंग में ये क्वेश्चन वो हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की समस्या अपन नहीं मानते, हमें नहीं मानता भाई। हमारी तो राष्ट्रीय एकता हमारी एक प्रकार से खूबी है, मूल है, वो हमारा मूल है, तो हम उसको कैसे समस्या माने। तो ये प्रश्न की फ्रेमिंग में, हाँ, बाकी राष्ट्रीय एकता वाला जो मुद्दा है वो आर्टिकल 238 238 पेज नंबर पर जाएंगे। तो राष्ट्रीय एकता के समक्ष, उसको अगर हम ये भी बोले कि राष्ट्रीय एकता के समक्ष समस्या है, जो तो भी होगा रिफ्रेम कर रहे हैं, वो प्रश्न का उत्तर हमारे इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एकता के समक्ष समस्याएं क्या होगा, तो वो आपको वहां पे मिल सकता है। लेकिन ये जो था वो थोड़ा सा आपको मतलब कुछ समस्याएं उसमें रही है, हो सकता है आयोग उसमें अपना स्पष्टीकरण दे, या जो बच्चों ने लिखा होगा उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से वहां पे लिखने का प्रयास भी किया होगा। तो ये प्रश्न भी आपको पेज नंबर 283 पे स्पष्ट रूप से मिल रहा था। सो 238 पे 238 से 247 तक ये पूरा टॉपिक ही हमने कवर किया। जी आगे। अगला क्वेश्चन था सर 5th क्वेश्चन, एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली को समझाइए। ये एक जो है वो हमारे एंड पे कमी रह गई। इसकी कमी का कारण मैं स्पष्टीकरण देता हूँ कि ये जो टॉपिक है उसको जनरली राष्ट्रपति जब सिलेबस में हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति के साथ देते हैं। चूंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें कार्यपालिका और विधायिका दिया नहीं गया स्पष्ट रूप से सिलेबस बनाते समय, तो हमें बड़ा बहुत था कि हम कार्यपालिका विधायिका को किस रूप से सिलेबस में मेंशन करें। तो हमने कार्यपालिका विधायिका को जब बहुत डिटेल में मेंशन ना करने का प्लान किया, मेंशन तो किया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी को, लेकिन हमने कुछ बिंदुओं को स्किप किया। तो ये टॉपिक हमारे पुराने नोट्स में था, तो उसको हमने यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन ये बहुत बेसिक प्रश्न है, यानी कि इनका एक वो भी रहा, प्रेसिडेंस रहा है आयोग की तरफ से कि जैसे पिछली बार के सिलेबस में भी विधायिका मेंशन नहीं था और क्वेश्चन भी नहीं आते थे उसके। ऐसे ही कार्यपालिका में पहले राष्ट्रपति बस मेंशन था तो क्वेश्चन वहां से आ जाते थे, बाकी उससे नहीं आते थे। तो ये होता है कि भाई, और दूसरा कि जैसे सर ने कहा कि चूंकि इतनी बेसिक बात है कि आपको कंटेंट मिले ही तभी पढ़िएगा आप, तो शायद ये फिट नहीं बैठता है। बेसिक बातें प्री में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, तो आई थिंक कि प्रश्न तो हर बच्चे ने अटेम्प्ट कर पाया होगा। हाँ, ये पूछा कि आपने किताब में दिया नहीं, ये किताब हमारे किताब में मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, इसलिए वो है। बाकी मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं होगा जिसने लिखा नहीं होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लिख पाएगा इन्हें कोई भी व्यक्ति। ठीक है जी। अगला प्रश्न था सर 6th क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जनतंत्र समाज के मुद्दे लिखिए। ठीक है,
देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के साथ में हमने बहुत कुछ जयप्रकाश नारायण जी पे लिखा हुआ है, और उनके लोकतंत्र मतलब खासकर डेमोक्रेसी के बारे में पूछा तो उनके डेमोक्रेसी पे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और वो आपको सीधे सीधे अगर हम देखें तो सर पेज नंबर 343 में मिल जाएगा। को ऐसे समझते हैं कि ये भी थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न है। ऐसा समझिए कि आपसे दो बातों को मिक्स करवाया जा रहा है। एक जयप्रकाश नारायण जी के लोकतंत्र के प्रति क्या विचार है, और जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद क्या है। और इसको हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसी चीज को हमसे क्या है एनालिटिकल तरीके से पूछा गया है। तो ये वो ये जैसे हमने सामुदायिक लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र है, और उनके दल बहन लोकतंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया एक तरफ, दूसरी तरफ उनके सामाजिक विचारों को हमने बहुत डिटेल से बताया था। तो ये दोनों को मिला के आप विश्लेषण के आधार पर इसको लिख सकते हैं, तो ये प्रश्न आपको वहां से कवर होता है। बिल्कुल सर। जी जी। एक क्वेश्चन था हमारा सर 7th क्वेश्चन 7 मार्कर में ही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। हाँ, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय, ये एक प्रश्न है जो मुझे लगता है सभी अभ्यर्थियों ने भी किया होगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किस प्रकार से हम अपने पद से हटाते हैं। तो आप अगर इसमें देखोगे तो काफी बेहतर तरीके से न्यायाधीशों को जांच हटाना, पद से हटाना, और उसको लेके न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर पूरा डिटेल में यहाँ पे वर्णित किया। पेज नंबर 410 में ये आपको स्पष्ट तरीके से मिलता है ना, लगभग आधे पेज में लिखा है। जैसे 7 मार्कर में आप इसको देखते हो तो वो 7 मार्कर में आपको यहाँ पे पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात ये थी सर कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को हटाने की प्रोसेस 100% सेम है। तो यदि बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ के रखा है तो भी समस्या यहाँ पे नहीं, वही बात आपको लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन था सर, संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेहिता किस प्रकार? हाँ, संसदीय लोकतंत्र, तो देखिए हमने संसदीय लोकतंत्र को बहुत डिटेल से यहाँ पे बताया है, ये संविधान की विशेषताओं वाले टॉपिक के अंदर ही, उसके अंदर जवाबदेहिता जो है, और एक जगह जो वापस बताया वो जवाबदेहिता वाला टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक को एक साथ मिलाने के बाद आता है संसदीय लोकतंत्र, क्योंकि आप जब संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, संविधान की विशेषताओं को देखेंगे, तो संविधान की विशेषताओं में मैं अगर आपको बताऊं तो संसदीय लोकतंत्र हमारा बहुत डिटेल से मेंशन है, और जवाबदेही वाला पॉइंट हमारा एक अलग जगह पे मेंशन है। तो दोनों को मिला के हम इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जैसे संसदीय लोकतंत्र में आपको बताऊं तो संसदीय लोकतंत्र जो है वो हमारा पेज नंबर 19 पे मिलेगा, 19 पे आपको मिलेगा संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली के दो गुण दोष, वहाँ पे शक्ति के पृथक्करण के अंदर भी इस टॉपिक को अपन देख सकते हैं। एक अच्छी बात अपनी पुस्तकों की सर ये है, मतलब मुझे फील होता है कभी कभी जैसे यही टॉपिक एग्जैक्टली दिया हुआ है हमारी उद्यमिता में भी, जवाबदेहिता का, और वहां से भी वो क्या हो जाता है, कवर होता है। तो यदि किसी बच्चे ने हमारी उद्यमिता की पुस्तक भी पढ़ी होगी तो पूरा वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रख रही है जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए। तो पूरे बिंदु वहां पे हाँ, ये प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यमों से सारे वहां पे भी मेंशन किए गए हैं। तो वहां पे भी मेंशन है वो। जी। एक क्वेश्चन सर डायरेक्ट है, वो अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश से बताइए। बहुत सामान्य प्रश्न था, लगभग हर व्यक्तियों को पता होगा, और लगभग उसी रूप में हमने भी लिखा हुआ है। किताब के अंदर होलिस्टिक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था है, और पंचायती राज व्यवस्था में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा पेज नंबर जो मिलेंगे वो 48 है ना, 485 जो है, इस पेज नंबर पे अशोक मेहता समिति की सिफारिश है स्पष्ट तरीके से 7 सिफारिशें मेंशन की गई है। तो वहां से आप देख सकते हैं अपनी 7 सिफारिश। अपन ने तो इसमें पुस्तक में हर समिति की सिफारिश जैसे आप ये देख पाओगे है ना। इसकी पीडीएफ जो है, ये इसकी इमेजेस जो है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो आप वहाँ पे भी इनको देख सकते हो, यानी कि वहाँ पे भी इनको हम देख सकते हैं। जी जी जी। एक अगला क्वेश्चन था सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण समझाइए। अच्छा, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं पे काफी कुछ हमने यहाँ पे बताया है, और मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं राजनीति में उनकी क्या भूमिका है उसको लेके हमने डिटेल से लिखा, और ये प्रश्न आज इट से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम आप किताबों में देखेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मतदान में उनका प्रतिनिधित्व, विधायी सदनों में प्रतिनिधित्व, साथ ही साथ स्थानीय निकायों में और मंत्रिपरिषद में उनका प्रतिनिधित्व। और आप ये देखोगे तो 534 पेज नंबर पे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा और मंत्रिपरिषद में कम स्थिति होने के कारण हमने यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन किया। अच्छी बात ये है पुस्तक में कि हमने पूरा अपडेटेड डेटा दिया है। अभी जो हाल में चुनाव हुए थे हमारे 23 में, उसके अनुसार हमने डेटा दिया है। तो आप इंट्रोडक्शन में बकायदा डेटा को लिखिए, और देन आप क्या करिए, क्या स्थिति का कारण है इस कम स्थिति के, उसको लिखिए, उसको बता सकते हैं। ये है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने जिस दिन पेपर हुआ 22 तारीख को, उसी दिन शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए थे। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनने हमारी पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी है
और चूंकि हम इस वीडियो में शायद इमेज नहीं लगा पाएंगे, जैसा शुरुआत में बताया कि हमारी एक एडिटिंग में थोड़ी सी कमी है, तो आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, बेकायदा रिव्यू दे सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं उसमें कॉल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ा हो वो कमेंट में भी यहाँ पे बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट में कि बता आपको सकते कहाँ पे मदद किया, कहाँ पे कमी लगी, वो कमियां भी आप बताइए। ये तो हम बताया, लेकिन आपको लगा होगा कि कोई कमी हो सकती है, कि सर ये पॉइंट और बेहतर लिखा सकता है, उसको बताइए, क्योंकि बीच बीच में हम फीडबैक फॉर्म भी डालते रहते हैं, ताकि आपको जो भी महसूस होता है उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो वो आप जरूर बताएं, ताकि आगे और बेहतर है ना, और बेहतर बना तो बेहतर हम बनाते जाएंगे, इसको और बेहतर करते जाएंगे। ये क्या है, पहला प्रयास है हमारा, पहले प्रयास के बाद बहुत सारा सुधार होना पड़ता, लेकिन हम उसमें खुश है कि बहुत सारी चीजों को अभी तक अपन कवर कर पाए हैं। जी बिल्कुल सर। हाँ, एक क्वेश्चन है सर, 3 मार्कर का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का ऊपर का क्वेश्चन 11 मार्कर का, सॉरी 10 मार्कर की चटली। मूल अधिकार और राज्य के नीति सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये तो सीधा सीधा आपको प्रश्न मिल जाएगा। ये प्रश्न जो है वो आप पेज नंबर 18 पर देखेंगे। इस प्रश्न को सर एग्जैक्टली ये एक दूसरे के पूरा की इस बात को सिद्ध करने का सबसे अच्छा माध्यम है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। तो हमने इसको सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट, जैसे केरल शिक्षा विधेयक जजमेंट, गोरखनाथ केशवानंद भारती, एन.एम. थॉमस, पदुमा मनरवा मिल और आईआर कोहिलो केस के माध्यम से इसको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि वो कैसे पूरा केसेस के माध्यम से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के केसेस के माध्यम से पेज नंबर 80 पे ये मेंशन किया गया है। पेज नंबर 80 और पेज नंबर 81 पे आप देखेंगे तो अंतर भी बताए गए हैं, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल जी। एक सर 3 मार्कर सॉरी 10 मार्कर का ही क्वेश्चन था हमारा, पहले प्रश्न का अथवा क्वेश्चन। हाँ जी। उसमें था केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के विषयों की विवेचना कीजिए। देखिए ये पेज नंबर खुला 142 142 142 पे आप देखोगे तो टॉपिक की हेडिंग है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित मुद्दे। वो क्या क्या मुद्दे हैं? तो राजस्व का असमान वितरण, वित्त आयोग की सिफारिशों का न मानना, केंद्र द्वारा योजनाओं का वित्त पोषण, राजस्व घाटा अनुदान, जीएसटी, उधार और ऋण का मुद्दा और वित्तीय स्वायत्ता। तो ये जो दोनों है विवाद के मुद्दे। फिर विवाद के मुद्दों का समाधान क्या, वो समाधान भी दिया कि वित्त आयोग ने इसको लेके क्या बोला, राजमन्नार आयोग ने इसको लेके क्या बोला, सरकारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए, तो वो समाधान और आप अपने क्या उपाय सुझा सकते हैं, वो सारे पॉइंट आप देखते हैं। तो 142 और 143 पे ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। पूरा डिटेल में ऑलरेडी वो मेंशन है इसके। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विवेचना कीजिए, विवेचना के तहत पूरा मेंशन डिटेल में बताया, हर एक पॉइंट को उनमें सुधार के सुझाव और वित्त आयोग, राजमन्नार आयोग उसमें क्या बात बोल रहा है वो बताया गया। बिल्कुल सर जी। दूसरा क्वेश्चन था विगत 3 दशकों में भारत में चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन से संस्थागत सुधार किए गए। ये प्रश्न मैंने आपको भी पहले बताया, पहले आपको ये बता चुके हैं। जहाँ की हमारे पुस्तक में जहाँ पर हमने भारत का निर्वाचन आयोग दिया है, वहीं पे निर्वाचन आयोग के आखिरी में आप जाएंगे तो पूरे वर्तमान के मुद्दे और चुनाव सुधार सब कुछ हमने उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। हमने पीछे जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करी तभी हमने उसके ऊपर एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर ये वहीं पर क्या है पूरा डिटेल में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है। इसी सेकंड क्वेश्चन का सर अथवा क्वेश्चन था लोक सेवा आयोग के कार्यों को समझाइए और इसके सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रतिषेध भी बताइए। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अच्छा संघ लोक सेवा आयोग। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से इसी में आर्टिकल 319 के तहत और इनके कार्य क्या होंगे, संघ लोक सेवा आयोग, दोनों चीजों को बहुत डिटेल के साथ हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये आपका जो होगा संघ लोक सेवा आयोग पे नंबर 182 के अंदर आपको ये इसी प्रकार से मिलेगा। और इसमें पुस्तक में तो कार्यों को हमने 3 हिस्सों में तोड़ करके बताया है। संघ लोक सेवा आयोग के क्या देखिए, सबसे पहले तो दूसरा हिस्सा आर्टिकल 319 और 319 में बताया कि वो पद पे नहीं रहेंगे तो कौन कौन से कार्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 319 का उल्लेख किया गया। देन फिर हमने इसके कार्यों को यहाँ पे बताया कि भाई इसके कार्य क्या क्या रहेंगे, इसके क्या क्या रहेंगे, उसकी शक्तियाँ क्या रहेंगी। तो पेज नंबर 184 पे और साथ ही साथ वहाँ पे 182 के अंदर हम इसको बता सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। इसके बाद सर थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड का पहला क्वेश्चन था लोकतंत्र के सफल संचालन के आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। देखिए ये प्रश्न आप अगर ये किताब को लेते हैं और इस किताब में आप देखेंगे आर्टिकल पेज नंबर 254 लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, पेज नंबर 254 पे इसी प्रकार से जिस प्रकार आप देख रहे हैं
उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है और पूरे कंटेंट यहाँ इस पे बात को आपको दिया ध्यान में गया रखना है। पड़ेगा बच्चों को तैयारी के दौरान कि आपको एज इट इज 100% वैसे ही शब्द परोसा हुआ नहीं मिलेगा। नहीं जैसे यहाँ पे क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, क्या कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए। हमने पुस्तक में क्या लिखा है कि लोकतंत्र की लोकतंत्र सफलता को और के लिए बेहतर बनाने के लिए, सफलता के लिए क्या कर सकते क्या हैं। कर बात सेम सकते है, लेकिन शब्दों में बदलाव किया गया। तो इस बात को आपको लिखने के दौरान या तैयारी के दौरान ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था सर थर्ड का ही अथवा में जो दिया हुआ है कि गांधी जी के बताए रास्ते पर चल करके भी हम सतत विकास को पा सकते हैं, विवेचना की। देखिए, गांधी जी का कई सारे रूपों में हमने यहाँ पे किया। सतत विकास के प्रश्न को अगर हम देखें तो गांधी जी का प्रकृति के प्रति क्या नजरिया है, ये टॉपिक हमने दिया। और अगर आप इस टॉपिक को मतलब एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि भाई उनको हम कैसे सतत विकास को पा सकते हैं। तो ये गांधी जी को पूरा जो टॉपिक है लगभग काफ़ी लंबा यहाँ पे 8-9 पेज के अंदर दिया है। तो उसके अंदर आप इसको बहुत डिटेल से देख सकते हैं और वहां से आप ये समझ सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं इस टॉपिक को, जैसे हमने यहाँ पे दिया गांधी जी के प्रकृति के प्रति विचार। देखिए, सतत विकास के बारे में पॉलिटी में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि गांधी जी का जब आप अहिंसा का सिद्धांत पढ़ते हैं तो आप उस अहिंसा के सिद्धांत में पेड़ भी नहीं काटेंगे। दैट मीन्स कि आप सतत विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह इसी प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए कि हम बात करते हैं गरीबी और असमानता खत्म करो, तो गांधी जी का सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का, जो बोलता है कि वेल्थ का क्या होना चाहिए, एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बात वापस है कि आपको टॉपिक को कनेक्ट करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन कहलाते हैं कि विश्लेषणात्मक प्रश्न है, एनालिसिस एनालिटिकल प्रश्न यही होते हैं हमेशा, है ना। तो बात दी हुई है, बशर्ते कि आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से कीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से हम कनेक्ट कर पाए। एक क्वेश्चन था सर फोर्थ क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ही राज्य में सत्ता का शिखर होता है, इस पर जी, ये मुख्यमंत्री वापस से एनालिटिकल क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कार्य क्या है, उसके कार्य क्या है, उसका मूल्यांकन क्या है, ये सारा डिटेल से हमने दिया पेज नंबर 379। बस इसको विश्लेषण के रूप में यहाँ पे कर देना था। उसके कार्यों को प्रश्न है, उसके कार्यों को वहाँ पे प्रस्तुत कर देना था। राज्य में 2 सत्ताएं हैं, एक राज्यपाल के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में। बस आपको ये सिद्ध करना है कि किन किन ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री सर्वोच्च दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द राज्यपाल। तो वो मुख्यमंत्री के जो हमने कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं, उन सब कार्यों को बस आपको मॉडिफाई करके इस तरीके से शो करना है कि ये राज्यपाल से थोड़ा सा ऊपर है ना। ठीक है। इसके बाद सर फोर्थ क्वेश्चन का अथवा था राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य समझाइए और इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ पे आपको बहुत डिटेल से हमने मेंशन किया है, सिलेबस में जो दिया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग जब आप देखेंगे पेज नंबर 455 पे, तो 455 है ना, 455 पे, तो राष्ट्रीय महिलाओं का कार्य क्या, उसकी शक्तियाँ क्या, कमियाँ, महत्व क्या, उसकी चुनौतियाँ क्या। तो ये 455 और 456 के अंदर पूरा स्पेसिफिक आपको देखने को। जैसे इनने पूछा कार्य क्या है, तो हमारे उसमें कार्य तो स्पष्टता मेंशन्ड है, और दूसरा इनने पूछा सीमाएं क्या है, तो सीमाएं को हम कह सकते हैं कि ये चुनौतियां क्या हैं, तो वो चुनौतियों के रूप में आता है। शब्दों का बदलाव होता है, कंटेंट वही रहेगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन था सर 10 मार्कर का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि उसमें पहला था मध्य प्रदेश में जिलाधीश के कार्यों का वर्णन करते हुए उसकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है। जिलाधीश के कार्य इतने परफेक्ट तरीके से, जिलाधीश के कार्य 475 476 दोनों को मिलेंगे। प्रशासनिक कार्य क्या है, लगभग 8 पॉइंट प्रशासनिक कार्य। राजस्व कार्य में लगभग 6 पॉइंट है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में 10 पॉइंट है। विकास अधिकारी के रूप में 3 पॉइंट और उनके कई सब पॉइंट है। आपदा अधिकारी के रूप में, खाद्य नागरिक आपूर्ति और कल्याणकारी के रूप में उनकी बताया क्या क्या कार्य होंगे। अब इसके बाद 1.5 पेज तो केवल कार्य है। समाधान क्या है, तो समाधान को हम कैसे करेंगे, प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात की। उसके बाद मतलब अलग अलग उसको तोड़ा है और अलग अलग तरीके से उसका समाधान की, भाई ई गवर्नेंस को बढ़ाएंगे, जिला विकास समिति को बढ़ाएंगे, जन भागीदारी को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से इसके समाधान को प्रस्तुत किया गया है। वही चूंकि हमने हमारी पुस्तक में लिखा समाधान है। अब आपके इसमें पूछा गया प्रश्न कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए, तो जो समाधान है वही तो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव होंगे। तो वही सुझाव आपको सुझाव पुट करना है ना। उनको हमने चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया, लेकिन आप इसको सीधा सीधा यहाँ पे। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन था सर जो कि 5th क्वेश्चन के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है अथवा का, कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। अच्छा। साथ ही पंचायती राज में आ रही समस्याओं को भी संक्षेप में लिखिए। अच्छा, जनपद पंचायत का जनपद पंचायत के स्पष्ट तरीके से, जब पंचायती निकाय हमने बोला है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जो अपना, उसमें अभी आज अभी क्वेश्चन दिया था कि जनपद पंचायत के कार्य बताइए। ये देखिए, जिस दिन क्वेश्चन आया था उसके एक दिन पहले भी दिया गया था। ये ग्राम पंचायत यहाँ पे दिया हुआ, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत की
चुनौतियां, पहले ग्राम पंचायत के प्रमुख, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के समक्ष चुनौतियां और चुनौतियों का समाधान। ग्राम पंचायत लगभग 2 पेज में। जनपद पंचायत की संरचना, जनपद पंचायत की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और जनपद पंचायत की चुनौतियां और समाधान, ये आपको यहाँ पे सीधा सीधा। उसके बाद जिला पंचायत की भूमिका, जिम्मेदारियां, जिला पंचायत की समस्याएं और जिला पंचायत का फिर मूल्यांकन। तो इस प्रकार से पूरा पंचायतों को दो डिटेल से क्वेश्चन दिया थे जो गया। हमारे इसमें लिखे हुए हैं। हाँ। एक था कि जनपद पंचायत के कार्य बताइए, तो भूमिका और जो हमने लिखा हुआ है जिम्मेदारी, वही तो कार्य है। कार्य होगा। और दूसरा क्वेश्चन है था कि पंचायती राज की समस्याएं तो बताइए, ये तो वो आपको स्पष्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। पंचायती राज की समस्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पेज नंबर 494 आप देख सकते हैं इसको, 491 पे आप इसको देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक पार्ट, एक किताब हमारी हुई। लगभग अगर हम देखें तो जो आपकी किताब है ये 538 पेज की किताब है। और अगर हम इसमें देखें तो 2 क्वेश्चन थी मार्कर में हमारे नहीं आए, सर हमारे थीम मार्कर में नहीं मिले हैं। और मोटा मोटा बात करें तो 7 मार्कर को लेकर के, तो जैसे स्पष्टता ये सब जैसे एकल हस्तांतरण प्रणाली वो स्पष्टता हमारी किताब में नहीं है, हमारी किताब बाकी तो सारा बाकी सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है कि एक छोटे कंप्रेस वे में आप अगर पढ़ना चाहते हो, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, होलिस्टिक तरीके से कवर करना चाहते हो, तो लगभग हर किताब में, मतलब ये तो पॉलिटी में बोल रहा है कि यार 3 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप या एथिक्स में जाएंगे तो लगभग आपको शायद एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो नहीं होगा, बाकी पूरे क्वेश्चन ही वैसे के वैसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये अप्रोच है कि भाई हम एक 5 यूनिट को एक साथ कवर करके ला रहे हैं, तो इसी हिसाब से कोशिश किया है। बाकी जो साथी है सभी अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है कि होलिस्टिक तरीके से आपको दे दें ताकि आप बेहतर तरीके से विषय की समझ बना सके। ये प्रयास मेंस में कर रहे थे। पिछले बार जैसे ही जनवरी हुआ, जनवरी से अभी तक सतत लगे रहे। कुछ लोगों की उसमें ये भी है कि सर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री की किताब नहीं ला पाए क्योंकि बहुत लंबा है, पूरा समय देना पड़ा, छोटी सी टीम है, उसके साथ काम करते हैं, क्लासेस भी चलते हैं, तो दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करते हैं। लेकिन उसमें हमने जो 6 किताबें लाए, आज उसको लेके पूरा सेटिस्फाई है कि बहुत अच्छे लेवल पे किया। ये पॉलिटी का किया, सामने साथ ही साथ हम सोशलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, एथिक्स का भी एक इसी प्रकार से रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आपको भी समझने को मिलेगा कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कैसे कंटेंट को तैयार कर सकते हैं जो भविष्य में आपको मदद कर सकता है। तो उसको लेके हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये मदद करेगा, आगे भी आपको ये किताबें करेंगी। ये मेंस को लेके बहुत उत्साह के साथ काम किया था। लगभग ये जो महीना चल रहा है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा लगभग 10 महीने से पूरा समय इन किताबों के लिए गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी जो इंग्लिश में साथी पढ़ा होगा वो इसको लेके, पॉलिटी तो नहीं आई लेकिन बाकी किताबों को लेकर उनको कॉन्फिडेंस होगा, तो वो प्रयास यहाँ पे कर रहे थे। अब प्रयास कुछ कर रहे हैं, अगले कुछ महीने के लिए अपना समय डिवोट करें कि ऐसा ही कुछ कंटेंट फ्री के लिए भी ला सके, उसके लिए प्रयास करें। जल्दी ही उसकी आपको जानकारी मिलेगी, वो प्रयास किया जा रहा है। प्रयास आगे होते हैं, अलग अलग इस तरह पे चलते रहते हैं, लगातार चलती रहती हैं चीज़ें, आगे बढ़ते रहते हैं, तो कुछ प्रयास चलते रहेंगे, करते हैं। बाकी धीरेन्द्र सर कुछ बोलना चाहें इसमें? सर एक बात अवश्य बोलना चाहेंगे बच्चों से, खास करके ऐसे नए अभ्यर्थी जो अभी पहली बार आ रहे हैं, पहली बार सोच रहे हैं कहाँ से हम पढ़ें। देखो, आप हर चीज़ के लिए जब अलग अलग कंटेंट के पीछे भागना चालू करते हैं तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा भटकाव लेकर के आ रहे होते हैं अपने कंटेंट में, और ये सबसे बड़ी समस्या है इस तैयारी में। आप किसी भी सीनियर से मिलिएगा जो तैयारी करके आगे निकल चुका हो, एग्जाम निकाल चुका हो, अथवा एग्जाम नहीं भी निकला हो बट एक अनुभव अर्जित किया होगा, वो आपको हमेशा एक बात बोलेगा कि कंटेंट हमेशा क्या रखो, सिंगल रखो, एक सिंगल सोर्स रखो, उसी को क्या करो, बार बार रिवाइज करो। संस्थान दर्पण पब्लिकेशन इस चीज़ का प्रयास कर रहा लगातार कि आपको एक सिंगल सोर्स में आपकी सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। आज के डिस्कशन में जैसे आप लोगों ने देखा और हमने उसको बाकायदा आपके सामने ही प्रस्तुत किया कि मोटा मोटा मान के चलें कि 90% हमारा क्या है, एक पुस्तक से कवर हो जा रहा है। और इस बात को भी हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो कवर नहीं हो रहा है वो भी आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी पुस्तक से कवर कर सकते हैं। हाँ, स्पष्टता हमने उसमें इस बात को लिख करके नहीं दिया। तो मेरा सबसे एक ये वो रहेगा, अनुरोध रहेगा और एक सुझाव भी रहेगा। एग्जैक्टली सुझाव इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि एक फैकल्टी हूँ, एक बोल सकते हो वेटरन एस्पिरेंट के तौर पे, है ना, कि अपनी तैयारी को हमेशा एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट करवाओ। 50 जगह भागोगे तो बहुत ज़्यादा क्या है, समस्याएं आ जाती हैं, तो उस समस्याओं से बचना है। आप यहाँ पे नीति आयोग की सप्तवर्षीय और 15 वर्षीय योजनाएं बनने नहीं आए हैं। आपको 2 से 3 साल में एग्जाम की अच्छे से तैयार करके निकालना है। उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक और सिंगल सोर्स चाहिए होगा जो कि
आपके दर्पण पब्लिकेशन देखिए, जरूर बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूँ कि जब तैयारी करते हैं तो आपका बहुत सारा समय जो होता है वो भटकाव में लगता है, तो आपका वो भटकाव है वो इससे रुक जाएगा। आपको केवल ये है कि ये बुक को शुरुआत से लेके आखिर तक पढ़ना है, ये वो रहेगा। एक बार जब आपने इसको 2 बार 3 बार 4 बार कर लिया तो हम ये नहीं बोलेंगे यहीं पे रुको, लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ लो, फिर आप इसमें अपडेट करो। अपडेट करने के लिए आपको लगा कि सर संविधान सभा की ये कार्य यहाँ पे दिया, कुछ और नहीं, तो इसी किताब को सोर्स बना के आप इसको अपडेट कर सकते हो। उसकी बिल्कुल बनाई नहीं है, आप बहुत सारे और पढ़ो, लेकिन जब तक आपको इसमें 2 से 3 बार परफेक्शन नहीं आ जा रहा तब तक आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ और करना है, तो आपके पास जो खाली स्पेस है, आपके अपने नोट्स आप देना है, तो यहाँ पे आप उसको अपडेट करते रहोगे, इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं वो आपको करना है, वो जहां से भी मिले वहां से कर सकते हैं। लेकिन पहले जो सोर्स है उसको बनने के लिए आप ये एक मतलब अभी लगता है कि हम काफी हद तक उसमें तैयार हो गए हैं, बेहतर कर रहे हैं, और इसमें समय के साथ आगामी किताबें आएंगी। जैसे आप देखोगे तो हमने भी जो हमारी पहली किताब आई थी और जो सबसे आखिरी किताब है, तो उसमें बहुत सारा चेंजेस किया, डिजाइनिंग के स्तर पे भी, कंटेंट के स्तर पे भी चीजें लगातार बेहतर होती रहती है, वो अपडेट होंगी। अभी आप इनको यूज कर सकते हो और ये आपको एक बेहतर तरीके से मदद करेंगी। तो उसके लिए शायद आपका जो समय है, बहुत ज्यादा समय भटकने में लग जाता, बहुत ज्यादा समय चीजों को कलेक्ट करने में लग जाता है। जो आपके सीनियर साथी होंगे उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि जैसे हमारे पास ये कंटेंट लाने की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जैसे 19 से 23 तक लगातार बच्चों को जब गाइड करते थे तो उनका समस्या होता था कि सर इस टॉपिक का कंटेंट नहीं मिल रहा, ये टॉपिक सही से नहीं मिल रहा, ये टॉपिक सही से नहीं मिला। लेकिन आज वो समस्या लेके कोई भी नहीं आता, वो आता है सर ये किताब पढ़ ली, लगभग सारे टॉपिक पूरी तरह से दिया। क्योंकि अगर हम देखें तो सिलेबस के जो जो बिंदु है, आपने समझ भी गए कि सिलेबस के जो जो बिंदु है, हर बिंदु को डिटेल से कवर किया, तो कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि ये टॉपिक आपका जो है वो कमजोर है, तो वो पूरा टॉपिक होलिस्टिक तरीके से यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफी लंबा वीडियो हुआ, लेकिन हमें लगता है कि जो सार्थक चर्चाएं होती है उनमें थोड़ा समय लगता है। आप अगर इसको समझ के इसको पढ़ोगे तो आपका जो बाकी जो समय है वो शायद थोड़ा सा बच जाएगा। उसके लिए आप सभी को वो हम शुभकामनाएं। भविष्य में आप एग्जाम में बहुत अच्छे सफल हो। जिन्होंने एग्जाम दिया वो भी अपने रिव्यू बताएं, जो किताबों को पढ़ रहे हैं वो भी अपने रिव्यू बताएं कि आपको इससे क्या मदद मिली, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।